हाय एवरीवन, मैं हूं शिपाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिटर्न फाइलिंग गाइडलाइंस। रिटर्न फाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है क्योंकि रिटर्न्स की अब स्क्रूटनी भी हो रही है और आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी रिटर्न की स्क्रूटनी पे नोटिस आ रहे होंगे कि आपने ये मिस्टेक की, वो मिस्टेक की। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग कुछ भी करके बस रिटर्न फाइल कर देते थे कि सही डेटा गलत डेटा कुछ भी रिटर्न फाइल कर दो, और इसकी वजह से 2-3 साल तक बहुत परेशान रहे। गवर्नमेंट भी परेशान रही और बाकी के टैक्स पेयर्स भी परेशान रहे क्योंकि ऐसी गलतियों की वजह से जो रूल थे वो स्ट्रिक्ट होते चले गए। और अभी पूरा फोकस जो है गवर्नमेंट का वो इस चीज़ पे कि आपसे रिटर्न ही सही फाइल करवानी है और सब कुछ उन्हें उसी के बेसिस पे करना है। तो अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको बहुत सारे नोटिस ना आए और आपको अननेसेसरी धक्के ना खाने पड़े डिपार्टमेंट के, क्योंकि एक बार अगर नोटिस आ गया तो फिर वो अपील तक जाएगा, ट्रिब्यूनल तक जाएगा। ट्रिब्यूनल तो अभी बना ही नहीं है तो वो कहाँ तक जाएगा, आपके कितनी पैसे उसमें ख़राब होंगे, कितनी विजिट्स आपको डिपार्टमेंट पे करनी पड़ेगी, कितना मेंटल हैरेसमेंट झेलना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप कभी भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए गाइडलाइन बताऊंगी। आप उसको फॉलो करोगे तो 99% केस में आपको कभी भी नोटिस नहीं आएगा, एटलीस्ट स्क्रूटनी का नोटिस तो नहीं आएगा। सबसे पहली चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है अपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे वो है रिकन्सिलेशन। रिकन्साइल करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेटा को पहले, और फिर साथ में जो मैं डिफरेंट रिटर्न्स फाइल कर रही हूँ उनके डेटा को भी साथ में रिकन्साइल करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और है और आपने रिटर्न में कुछ और फाइल कर दिया। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर रिटर्न को बाद में जाके, वैसे तो भी बोल रहे 3B भी एडिट हो जाएगी, लेकिन एडिट करने की भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद आप एडिट करोगे और तब तक पता चला डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ एक्शन ले भी लिया, तब आप क्या करोगे। अब सबको लगता है कि हम मंथली रिकन्साइल करें, आप ईयर एंड पे भी तो रिकन्साइल करते हो ना, और तब आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल चुके होते हो। आप अगर एक मंथली प्रैक्टिस डाल लोगे कि हाँ मेरा डेटा रिकन्साइल्ड होकर तभी रिटर्न फाइल हो, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, यानी कि वो टैक्स जो हम परचेज़ के टाइम पे करते हैं और सेल्स के टाइम पे जो सेल्स की अमाउंट है उसमें हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के टाइम पे मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि सबसे पहले मैं वो फिगर अपने 2B से मैच करूँ कि कहीं मैं 2B से ज़्यादा अमाउंट तो क्लेम नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर लोगे, आपको 2B और बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोनों में से जो कम है वो पहले तो क्लेम करनी है। लेकिन कुछ केसेस में आप ज़्यादा भी क्लेम कर सकते हो, तो जहाँ पे आपको ज़्यादा क्लेम करने का केस आ गया है वहाँ पे आपको उसका रिकन्सिलेशन अपने पास बना के रखना चाहिए ताकि डिपार्टमेंट अगर मांगने लगे तो आप उसको फ़ौरन प्रोवाइड कर सको। अब ज़्यादा आप किस केस में चार्ज कर रहे होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ऐसा हो सकता है कि पिछले किसी मंथ में आपका कोई क्रेडिट हो जो 2B के अंदर आया था बट आप क्लेम करने से भूल गए थे, या वो 2B के अंदर आया था लेकिन आपको उसके क्लेम की एलिजिबिलिटी और किसी रीज़न से नहीं बन रही थी। जैसे मान लीजिए आपके पास इनवॉइस नहीं आया था तब तक, या ई इनवॉइसिंग नहीं की थी उसकी तब तक सेलर ने, या वो गुड्स या सर्विसेज आपको रिसीव नहीं हुई थी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं एक्चुअली, और में से कोई भी एक फॉलो नहीं होता तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना होता। तो 2B इज़ जस्ट वन ऑफ दैम, इट इज़ नॉट द ओनली वन ऑफ दैम, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2B के हिसाब से, क्योंकि कई बार लोग कॉल करते हैं वो बोलते हैं मैडम अब तो बस 2B के हिसाब से क्रेडिट लेने तो चलेगा, नहीं चलेगा। कई बार उसके अंदर भी डिफरेंसेस आएंगे और वो आपको टेक केयर करने पड़ेंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने अगर ज़्यादा क्लेम कर लिया तो डेफिनेटली आपको नोटिस आएगा उस केस में। थर्ड थिंग, तीसरी जिस इंपॉर्टेंट चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो ये कि GSTR 1 के अंदर आपने जितनी सप्लाई डिक्लेयर की है आपको GSTR 3B के अंदर उतनी ही सप्लाई पे टैक्स भी पे करना है। अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो आपको देखना है कि GSTR 1 गलत हो गई है तो उसको फ़ौरन अमेंड कर लो। जैसे आपने फाइलिंग कर ली उसको फ़ौरन अमेंड कर लो। अब प्रोविज़न चेंज हो गया है और उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान के, सेल्फ डिक्लेयर्ड टैक्स मान के आपसे रिकवरी कर सकता है डायरेक्ट। तो मैं आपको इसमें बता दूं पहले क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। एक टैक्स तो ऐसा है जो आपने सेल्फ डिक्लेयर नहीं किया, तो यानी कि डिपार्टमेंट पहले आपको बताएगा कि भाई तुम्हारी ये अमाउंट भी टैक्स की बनती है, तुम्हारे शो कोज नोटिस भेज के अब आप बताओ बनती है कि नहीं बनती है। तो शो कोज नोटिस का मतलब क्या होता है, कारण बताओ। तो आपको बताते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है मुझे, आप आके बताओ ऐसा क्यों ना किया जाए, ऐसा क्यों नहीं है, राइट। लेकिन जहाँ पे आपने उसको खुद ही डिक्लेयर किया है GSTR 1 में, तो वहाँ पे तो डिपार्टमेंट सीधे रिकवरी करेगा क्योंकि वो बोलेगा कि आपने तो खुद बोला है ना अपने मुँह से, अपने रिटर्न में लिख के कि हाँ मेरी सेल है, तो भी टैक्स दो ना फिर। तो वहाँ पे आपको कारण बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो जनरली वो ऐसा नहीं करते और शो कोज नोटिस उस केस में भी आता है, लॉ भी कहते हैं कि हाँ आना चाहिए, बट वहाँ पे वो आपसे रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। आपके पास कम चांसेस बचते हैं अपने पक्ष में कुछ बोलने के लिए। तो अगर ऐसा आपका केस है तो कोशिश तो ये करनी है कि कोई डिफरेंस रहे ही ना, लेकिन अगर रह भी गया है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसका अमेंडमेंट कर लीजिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटर्न फाइलिंग के लिए कि आप रिटर्न्स टाइम पे फाइल करेंगे। आपके रिटर्न डिले करने की वजह से आपको खुद को तो नुकसान है ही, आपको इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ेगा और उससे पहले डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, आपको पेनल्टी भी लग सकती है, लेट फीस लग सकती है उसके लिए। लेकिन आपके जो बायर है उसके लिए भी उसका नुकसान है, क्योंकि आप अगर डिले कर दोगे रिटर्न और उस महीने की रिटर्न फाइल करने के टाइम तक अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, यानी कि उसकी GSTR 3B का भी टाइम आ गया और अपने 1 भी फाइल नहीं की, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। उसका अननेसेसरी वो क्लेम 1 महीना लेट हो जाएगा। और अगर आपने महीनों लेट कर दिया तो फिर एक टाइम के बाद तो ये भी हो सकता है कि वो क्लेम उसको कभी मिले ही ना। तो ऐसे में जो एक बिजनेस प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंगली फिर कोई भी रिसिपिएंट आपके साथ बिजनेस ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो बिज़नेस है, आपका साथ बिज़नेस करने की वजह से उसको 18% का तो सीधे सीधे नुकसान हो रहा है, उसको क्रेडिट ही मारा गया, तो आप उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो क्या उसको फ़ायदा हो रहा है, उसका तो लॉस है। और अल्टीमेटली सबसे गलत चीज़ ये कि आपको तो टैक्स पे फिर भी करना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आपने अपने पैसे बचा लिए और उसको देने पड़ेंगे, आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सबसे लास्ट चीज़ है कि अगर आपकी टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा होगी है, 20 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको ई-इनवॉइसिंग करनी है और ई-वे बिल के जो प्रोविज़न है उनको भी फॉलो करना है, क्योंकि अब जो मैचिंग है वो ई-वे बिल के साथ भी होती है। तो आपने अगर ई-वे बिल ज़्यादा कर रखे हैं, GSTR 1 में सेल्स नहीं दिखा रहे हो या उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है या आपने ई-इनवॉइसिंग नहीं की, तो उसके लिए भी आपको नोटिस आ सकता है। तो रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम पे आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप अच्छे से रिकनसाइल करके और सब मैच करके रिटर्न फाइल करोगे तो आपको नोटिस आने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। हाँ, कुछ नोटिस ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट वाले बल्क में प्रिंट कर लेते हैं और बस नाम लग के सबको भेज देते हैं, तो ऐसा कभी होता भी है। तो आपका अगर देखो खुद का कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग कर रखा है, आपको डरने की ज़रूरत है, इजीली उसका रिप्लाई दे सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आपके खुद के अंदर कमी है तो फिर आप डेफिनेटली उस केस में डरोगे कि भाई इस केस में तो मतलब मेरा कंप्लायंस पूरा है ही नहीं। तो रिटर्न फाइलिंग की छोटी सी गाइडलाइन आपके बहुत काम आ सकती है। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।